नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र अग्रवाल आज आपके साथ फिर से हाजिर हूँ भारतीय संविधान की नई क्लास को लेकर। पीछे तक हम मौलिक अधिकारों के खूब डिटेल से पढ़ा। आज हमारी ये मौलिक अधिकारों की अंतिम क्लास होगी। आज हम इस मौलिक अधिकार को कंप्लीट करके कल जब अगली क्लास में मिलेंगे तो हम आपके साथ नई क्लास के साथ मिलेंगे। आज इस मौलिक अधिकार का आखिरी मौलिक अधिकार आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आज इससे डिटेल से पढ़ेंगे। तो लिखेंगे आखिरी मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उल्लेख की बात करें तो आर्टिकल 32, ठीक है। आर्टिकल 32 मतलब संविधान में जो आपके अधिकार लिखे हैं उनका उपचार करने के लिए एक अधिकार बनाया गया, जिसे कहा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका उल्लेख मिलता है हमें आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 में क्या कहता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार होता है। ये तो एक इसकी बात करें उपचारों का अधिकार। लेकिन आर्टिकल 32 की स्पेशली सिर्फ 32 की बात करें तो आर्टिकल 32 के तहत केवल सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों पर रिट जारी करने का अधिकार होता है, ठीक है। साथ ही इस जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे बाबा साहब यानी भीमराव अंबेडकर ने इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तो तीनों बातें हम यहाँ लिखेंगे। पहले क्या कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट को याचिका जारी करने का अधिकार होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को याचिका जारी करने का अधिकार होता है। लिख सकते हैं कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को याचिका जारी करने का अधिकार होता है। याचिका जारी करने का अधिकार होता है, ठीक है। और बात करें हाई कोर्ट को तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को याचिका जारी करने का अधिकार होता है, ठीक है। फिर क्या कहता है कि आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, ठीक है। यानी संविधान की आत्मा किसे कहा? आर्टिकल 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। अब आर्टिकल 32 हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 32 क्या कहते हैं, ठीक है। आर्टिकल 32 की बात करें तो आर्टिकल 32 के 3 भाग हैं। आर्टिकल 32 के हम 3 पार्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 32(1), उसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 32(2), उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 32(3) की, ठीक है। आर्टिकल 32(1), आर्टिकल 32(2) और आर्टिकल 32(3) के बारे में बात करते हैं।
आर्टिकल 32(1) क्या कहता है कि अगर मूल अधिकारों का हनन होता है, मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं कि मूल अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट को याचिका जारी करने का अधिकार होता है। याचिका जारी करने का अधिकार होता है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 32(1) कहता है। फिर आर्टिकल 32(2) क्या कहता है? आर्टिकल 32(2) ये कहता है कि आर्टिकल 32(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिकाएं जारी कर सकता है। तो इसमें लिख सकते हैं, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की याचिका जारी करने का अधिकार होता है। ठीक है, फिर 32(3) क्या कहता है? 32(3) साफ साफ ये कहता है कि संसद विधि बनाकर, क्या कर सकती है? संसद विधि बनाकर याचिका जारी करने की शक्ति अन्य न्यायालयों को भी दे सकता है। तो इसमें 32(3) में लिखेंगे कि संसद विधि बनाकर, संसद विधि बनाकर अन्य न्यायालयों को भी याचिका जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। ठीक है, हमने पढ़ा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 32 में इसका उल्लेख मिलता है। फिर हमने पढ़ा कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को याचिका जारी करने का अधिकार होता है। फिर हमने पढ़ा 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को याचिका जारी करने का अधिकार होता है। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट को याचिका जारी करने का अधिकार होता है। ठीक है, 326 के तहत हाई कोर्ट को और 32 के तहत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को। फिर हमने बात की कि ये तो आप नोट लगा के लिख सकते हैं कि आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। आर्टिकल 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, संविधान की आत्मा किसे कहा? आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 32 के बारे में। तो आर्टिकल 32 को 3 भागों में बांटा गया है, 32(1), 32(2) और 32(3). 32(1) क्या कहता है कि मूल अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट को याचिका जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है। 32(2) क्या कहता है? इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की याचिका जारी करने का अधिकार होता है। 32(3) क्या कहता है कि संसद विधि बनाकर अन्य न्यायालयों को भी याचिका जारी करने की शक्ति दे सकता है। आप ये लिख लीजिए। लिख लिया होगा आपने। अब बात करते हैं कि 5 प्रकार की याचिकाएं कौन कौन सी है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, सुनिए, याचिकाएं की बात करें तो 5 प्रकार की मैंने अभी बताया कि 32(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की याचिका जारी करने का अधिकार होता है। पहली याचिकाएं की बात करें तो पहली याचिका का नाम है हैबियस कार्पस। क्या नाम है? हैबियस कार्पस।
या इसे हिंदी में कहेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? इसका अर्थ होता है कि किसी शरीर सहित उपस्थित करना। कई बार आता है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर सहित उपस्थित करना, शाब्दिक अर्थ शरीर सहित उपस्थित करना, शरीर सहित उपस्थित करना। ठीक है, शरीर सहित उपस्थित करना इसका शाब्दिक अर्थ होता है। ये क्या है? ये कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को, अगर उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत उसे बंदी बना लिया गया है तो उससे संबंधित है। मान लो एक एग्जाम्पल सुनो कि कोई ए नाम का लड़का है, वो बी नाम की लड़की से शादी करता है, वो भी लव मैरिज करता है। ठीक है, दोनों लव मैरिज कर लेते हैं। बी की फैमिली है, ये लड़की है और ये लड़का है। ठीक है, इस बी की कोई फैमिली है जिसका नाम है CDE, ये फैमिली मेंबर है। इन दोनों ने भाग कर शादी कर ली। कौन सी मैरिज कर ली? तो लव मैरिज कर ली। ठीक है, अब क्या है, इनके लव मैरिज होने के बाद में ये CD और E ये जाएंगे पुलिस स्टेशन, पुलिस के पास जाएंगे। अब क्या होगा, जब ये पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस के पास जब ये बनेगा कानून, ये एक तरीके से रिपोर्ट बनेगी, तो अब क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगा, पुलिस को ये सूचना देगा कि आप क्या करो कि इस बी नाम की लड़की को शरीर सहित उपस्थित करवाएं हमारे सामने। ठीक है, तो पुलिस का काम क्या होगा कि इस लड़की को सुप्रीम कोर्ट के सामने या हाई कोर्ट के सामने उपस्थित करवाएं। ठीक है, अब जब ये लड़की यहाँ आएगी, बी नाम की लड़की, तो अब क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे वो क्या करेंगे, इस लड़की से बयान लेंगे कि क्या आपको ए नाम के लड़के ने जबरदस्ती बंदी बना रखा है या नहीं बना रखा। अगर लड़की ये कह देती है कि हाँ ए नाम के लड़के ने मुझे जबरदस्ती बंदी बना रखा है और मुझे एक तरीके से रख रखा है, तो क्या होगा कि पुलिस, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पुलिस को सूचना देगी कि इस लड़के के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर लड़की ने ये कह दिया कि नहीं मैं इनके साथ में इच्छा से गई हूँ, तो ये केस वहीं क्लोज हो जाएगा। समझ आया? ये होता है शरीर सहित उपस्थित करना। समझ आ गया होगा आपको? ठीक है, क्या अर्थ होता है इसका? ये स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ये स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा क्या है, दूसरा क्या कहते हैं। अब इसमें एक केस और बना था, ये भी इसका सवाल कई बार आता है इस केस के बारे में। चलो पहले उस केस के बारे में बात करते हैं। एक केस हुआ था, बात 1975 जब इमरजेंसी लगी थी उस समय की बात है। एक केस बना था ADM जबलपुर बनाम शक्तिकांत शुक्ला, या शक्तिकांत या शशिकांत, कहीं शक्तिकांत कहीं शशिकांत, शक्तिकांत शुक्ला। मामला कब का है? 1975, जब देश में इमरजेंसी थी। देश में इमरजेंसी का माहौल था और कुछ लोग जो जयप्रकाश नारायण के साथ में थे, उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी के खिलाफ में नारे लगाए कि इंदिरा गांधी ने ऐसा किया, ऐसा किया कुछ। तो अब क्या थे जो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में थे, उनको क्या है कि गिरफ्तार किया जाने लगा और जेलों में ठूसने लगे, जेल कैदी एक तरीके से जेल में डालने लगे। अब क्या हुआ, ये केस दर्ज हुआ ADM जबलपुर नाम शक्तिकांत शुक्ला के नाम से। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हमारे हैबेस कॉर्पस ये कहता है कि हमें शरीर से उपस्थित किया जाए, हमारा कोई अपराध ही नहीं है, हम तो सिर्फ नॉर्मली जो प्रोसेस चल रहा था वो कर रहे थे, हम तो एक बिना किसी वायलेंस के हम सॉरी दोस्तों, तो टेक्निकल इश्यू के चक्कर में थोड़ी क्लास रुकी बीच में।
क्या कहा गया कि इस केस में ये कहा गया कि हम लोग क्या करें, इंदिरा गांधी के खिलाफ में बिना कोई वायलेंस तो कर नहीं रहे, नॉर्मली उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो आपने क्या है, हमें गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्या है कि जब ये मामला वहाँ पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही माना कि हाँ जो कर रही है इंदिरा गांधी या जो पुलिस कर रही है वो सही है। इसीलिए इस वाद को हेबियस कार्पस वाद के भी नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इसे सुप्रीम कोर्ट का काला दिन भी कहा जाता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि इसे हेबियस कार्पस वाद भी कहा जाता है। हेबियस कार्पस वाद भी कहा जाता है, ठीक है। और कह सकते हैं इसे सुप्रीम कोर्ट का, इसे सुप्रीम कोर्ट, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का काला दिन कहा जाता है, काला दिन कहा जाता है, ठीक है। ये हुआ बंदी प्रत्यक्षीकरण, सॉरी हेबियस का, हाँ बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कार्पस के बारे में बात है। अब दूसरी की बात करते हैं, दूसरा है मैंडेमस। दूसरी मैंडेमस, ये मैंडेमस क्या है? मैंडेमस का मतलब होता है कि परमादेश, परमादेश। अब इसकी बात करें शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, शाब्दिक अर्थ। आपने देखा होगा कि जब कोरोना की महामारी आई थी उस समय ऑक्सीजन की बड़ी डिमांड थी। इस ऑक्सीजन की डिमांड के कारण क्या हुआ कि कई लोगों को ऑक्सीजन टाइम पर मिल नहीं रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि मैंडेमस परमादेश, मैंडेमस या परमादेश याचिका के तहत कहा गया कि हम आपको आदेश देते हैं कि आप इन लोगों के लिए जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है उन्हें ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाई जाए, ठीक है। तो इसका शाब्दिक अर्थ हम क्या क्या लिख सकते हैं? इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं किसी भी संस्था को अपने निर्धारित कार्य से, यानी मैंडेमस का मतलब है कोई अपने जिसको कार्य दिया गया है वो कार्य नहीं कर रहा है तो उस संस्था को कार्य करने का आदेश देना। किसी भी संस्था को अपने निर्धारित कार्य करने का आदेश, ठीक है। ये है मैंडेमस, ठीक है। ये दूसरी याचिका हुई। अब तीसरी याचिका की बात करें वो है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, ठीक है। मैंडेमस तो परमादेश, प्रोहिबिशन की बात करें इसका अर्थ होता है प्रतिषेध, प्रतिषेध। इसका मतलब क्या होता है? प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध करना, किसी कार्य को निषेध करना। तो इसका कह सकते हैं शाब्दिक अर्थ होता है निषेध करना। निषेध, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निषेध करना। मान लो कोई ये क्या कहता है कि किसी भी संस्था, कोई भी एक संस्था है, वो अपने कार्य नहीं कर, अपने कार्य से बाहर जाकर कार्य कर रही है, मतलब जितने उनको कार्य दिए गए हैं उनसे वो बाहर जाकर कार्य कर रही है, तो उसे रोकना ही क्या है? प्रोहिबिशन या प्रतिषेध, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि निषेध करना, किसी कार्य को निषेध करना, मतलब किसी भी संस्था द्वारा कोई कार्य नहीं होने अथवा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य को रोकना। तो इसे लिखेंगे कि किसी भी संस्था को, किसी भी संस्था के कार्य
या अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किए जाने वाले करने वाले कार्यों को रोकना। क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर करने वाले कार्यों को रोकना। ठीक है, ये मिलता है प्रोहिबिशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। ठीक है, पढ़ लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आगे चलते हैं। अब सोचोगे आप मैंने ये क्यों रोका, जरूरी है आप समझोगे क्या कहना चाहता हूँ। अब अगला है सर्सियोरी। चौथा पॉइंट आएगा, चौथा जो याचिका है वो है सर्सियोरी। सर्सियोरी, सर्सियोरी इसका मतलब होता है उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण, ठीक है। अब शाब्दिक अर्थ की बात करें, शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका मतलब ये होता है निषेध करना। निषेध करना, हाँ। अब आप पूछोगे कि यहाँ भी निषेध करना और यहाँ भी निषेध करना, ये सेम कैसे है? तो मतलब यहाँ तो किसी संस्था को कार्य अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर वो कार्य कर रही है तो उसे रोकना। तब हमने ये कहा कि उसको प्रोहिबिशन या प्रतिषेध याचिका से रोकेंगे। और ये क्या कहता है कि सर्सियोरी जो उत्प्रेक्षण है, ये क्या कहता है कि किसी संस्था को बाहर जाने से पहले ही रोक देना, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से पहले ही रोक देना। यहाँ लिखेंगे किसी संस्था को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से रोकना। ठीक है, तो यहाँ आप नोट लगा के लिख सकते हैं कि प्रतिषेध व उत्प्रेक्षण याचिका दोनों का शाब्दिक अर्थ, दोनों का शाब्दिक अर्थ निषेध करना है, निषेध करना है। परंतु ये जरूरी है, परंतु प्रतिषेध याचिका क्षेत्राधिकार से बाहर जाने के बाद तथा उत्प्रेक्षण क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से पहले जारी की जाती। समझ आया? समझ गया होंगे इसका अर्थ। नेक्स्ट यानी लास्ट जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है वो क्या है, सुनिए। लास्ट है को वारंटो। क्या नाम है? को वारंटो। तो 5 भी हैं। को वारंटो, को वारंटो ब्रैकेट में लिख सकते
सकते हैं अधिकार प्रक्षेप, अधिकार प्रक्षेप, अधिकार प्रक्षेप। इसका शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से। शाब्दिक अर्थ की बात करें, शाब्दिक अर्थ की बात करें तो लिख सकते हैं किस अधिकार से, किस अधिकार से, किस अधिकार से। ठीक है, यानी आप इस पद पे हो किस अधिकार से हो। ठीक है, यानी मान लो कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण कर रखा है, तो उसके खिलाफ में जो याचिका जारी की जाती है, जो रिट जारी की जाती है, उसे कहा जाता है को वारंट। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं किसी व्यक्ति द्वारा कोई सार्वजनिक पद ग्रहण करने के बाद जो याचिका जारी की जाती है, मतलब उससे पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर हो, आपको ये अधिकार कौन देता है कि आप इस पद पर रहें। ठीक है, इसके लिए शॉर्ट लीजिए, लिख लीजिए आप। ओके दोस्तों, ये हुए वो याचिकाएं जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो सुप्रीम कोर्ट जो याचिका जारी करते हैं वो है। अब सुप्रीम कोर्ट को तो 5 प्रकार की याचिका जारी करने का अधिकार होता है, लेकिन हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से याचिका जारी करने में ज्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं, मतलब उसको अलग पावर मिलती है। कैसे? एक याचिका होती है इंजंक्शन, ये याचिका है इंजंक्शन याचिका बात करें तो ये हमेशा सुप्रीम कोर्ट के नहीं, हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है, हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है ये याचिका। बात की जाए किस आर्टिकल के तहत, मैंने पहले ही बताया कि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को याचिका जारी करने की शक्ति देता है। यानी सुप्रीम कोर्ट को तो मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो उसे ये रिट जारी करने का अधिकार होता है, लेकिन हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों के साथ साथ विधिक अधिकारों, कोई विधिक मामला है उसमें भी एक रिट जारी करने का अधिकार होता है, वो है इंजेक्शन अधिकार। इसे इस जो इंजेक्शन रिट है इसे अंतरिम रिलीफ या इंटरिम रिलीफ भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं इस याचिका को अंतरिम राहत उपलब्ध कराने के लिए जारी किया जाता है। और एक नीचे नोट लगा के लिख सकते हैं इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट को केवल मौलिक अधिकारों, सुप्रीम कोर्ट को केवल मौलिक अधिकारों के संदर्भ में याचिका जारी करने का अधिकार होता है, परंतु हाईकोर्ट को मौलिक अधिकारों के साथ साथ विधिक मामलों में भी रिट जारी करने का
एक नोट और लगा दें कि याचिका जारी करने में हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से अधिक शक्ति प्राप्त है, क्योंकि आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की और हाई कोर्ट 6 प्रकार की याचिका जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट से अधिक शक्ति प्राप्त है। ठीक है, एक एग्जाम्पल की बात करें तो अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो एक एग्जाम्पल देखो। मान लो आज आपका एग्जाम है आरएस का, आपने फॉर्म फिल किया। आपके जब आप फॉर्म फिल करते हो तो आप देखते हो कि एप्लीकेशन नंबर आता है, एप्लीकेशन नंबर आता है, आपका फॉर्म फिल हो जाता है। अब क्या है कि जैसे ही आप फॉर्म फिल हो गया, अब एग्ज़ाम डेट आ गई और आप जानते हो कि एग्ज़ाम डेट से लगभग 10 दिन से पहले प्रवेश पत्र निकलता है। मान लो आपने प्रवेश पत्र निकाला, लेकिन आपका किसी कारणवश प्रवेश पत्र निकल नहीं रहे। ठीक है, अब क्या कर सकते हो आप इस सिचुएशन में? आप हाई कोर्ट जा सकते हो। हाई कोर्ट जाकर आप ये इंजेक्शन याचिका के तहत आप हाई कोर्ट से ये गुहार कर सकते हो कि मैंने जब फॉर्म अप्लाई किया तब मेरा एप्लीकेशन नंबर ये था, मेरा नाम ये है, मेरे डॉक्यूमेंट नंबर ये है, ये सारा कुछ प्रोसेस दोगे तो अब क्या होगा कि हाई कोर्ट एक याचिका जारी करेंगे जिसका नाम है इंजेक्शन याचिका। इसके तहत क्या करेगा हाई कोर्ट? ये प्रावधान करेगा या हाई कोर्ट ये सूचना देगा कि इस कैंडिडेट ने या इस व्यक्ति ने ये अपना फॉर्म फिल करवाया, इसका एप्लीकेशन नंबर ये है, इसका किसी कारणवश प्रवेश पत्र निकल नहीं रहा है, तो आप क्या करो, इस बच्चे को या इस कैंडिडेट को एग्ज़ाम सेंटर में या एग्ज़ाम देने के लिए बिठाएं। ठीक है, ये एक जारी करती है, हाई कोर्ट जारी करती है। तो ये एक तरीके का अलग से हाई कोर्ट को पावर मिलता है। ठीक है, अब आगे क्या प्रोसेस होगा? हाई कोर्ट ये उस मंत्रालय में जो पेपर करवा रही है उस संस्था को कह सकती है कि आप आगे प्रोसेस करें। लेकिन अब क्या है कि ये जो कैंडिडेट है ये इंजेक्शन याचिका के तहत बिना प्रवेश पत्र नहीं मिला है, फिर भी क्या करेगा, अपना जो एग्जाम है वो दे सकेगा। ठीक है, समझ आया? इंजेक्शन याचिका यानी इंजेक्शन याचिका 226 के तहत जारी की जाती है, सिर्फ हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जा सकती है। इस आधार पर कह सकते हैं कि हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से अधिक पावर या शक्ति प्राप्त है। ठीक है, ओके दोस्तों, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए जो करना है। बाकी मिलते हैं हम अगली क्लास में एक नई क्लास के साथ। ठीक है, धन्यवाद।